हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए क्लास 11th का चैप्टर 11 वायुमंडल में जल के कुछ 3 और 5 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं, जिनमें से परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं इम्पोर्टेंट और उपयोगी प्रश्न उत्तर, जो आपके सामने इस प्रकार है। सबसे पहले प्रश्न है आपके सामने कि वर्षण किसे कहते हैं और वर्षण के 3 प्रकारों का नाम आपको बताना है। तो जब तरल यानी जल बिंदु या ठोस हिमकणों के रूप में धरातल पर गिरता है तो उसे वर्षण कहते हैं। चाहे तो वो बर्फ के रूप में ओले गिरे या बर्फ के रूप में गिरे या पानी के रूप में गिरे तो उसे क्या कहते हैं, वर्षण कहते हैं। वर्षण के प्रमुख 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला है वर्षा, दूसरा है हिमपात और तीसरा है संहिमी वृष्टि। तो वर्षण जब जल के रूप में धरती पर गिरता है तो उसे वर्षा कहा जाता है, और हिमपात जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तब वर्षण हिमकणों के रूप में यानी बर्फ के रूप में गिरता है, जिसे हिमपात कहा जाता है। संहिमी वृष्टि धरातल पर प्राप्त होने वाला ऐसा वर्षण जिसमें जल की बूंदों के साथ साथ हिमकण यानी बर्फ के भी छोटे छोटे कण मिले होते हैं, उन्हें संहिमी वृष्टि के नाम से जाना जाता है या कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्द्रता किसे कहते हैं। आर्द्रता को प्रकट करने की विधि कौन कौन सी हैं? तो वायुमंडल में जो विद्यमान अदृश्य जो दिखाई नहीं देती वो जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता वायुमंडल में विद्यमान रहती है लेकिन यह दिखाई नहीं देती, तो उसे जो नमी होती है उसे आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली है निरपेक्ष आर्द्रता, दूसरी विशिष्ट आर्द्रता और तीसरी है सापेक्ष आर्द्रता। तो सबसे पहले बात करते हैं हम निरपेक्ष आर्द्रता की। तो हवा के प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। सामान्यतः इसे ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है विशिष्ट आर्द्रता किसे कहते हैं। तो वायु के प्रति इकाई भार में जल वाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं या कहा जाता है। और सापेक्ष आर्द्रता तो किसी निश्चित आयतन की वायु में वास्तव में जल वाष्प है उसकी मात्रा तथा उसी वायु में किसी दिए गए तापमान पर अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा आर्द्रता धारण करने की जो क्षमता का अनुपात है, इसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं और इसे ही सापेक्ष आर्द्रता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादल कैसे बनते हैं और बादलों का वर्गीकरण कीजिए, या बादल कितने प्रकार के होते हैं। तो बादल पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के छोटे रवों में संयुक्त होते हैं, जो कि पर्याप्त बहुत ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जल वाष्प के संघनन के कारण बनते हैं। संघनन आपको पिछले वीडियो में बताया था। बादलों को उनकी ऊंचाई, विस्तार, घनत्व तथा पारदर्शिता या अपारदर्शिता के आधार पर कितने रूपों में बांटा जा गया है? 4 भागों में या 4 रूपों में बांटा गया है। ये कौन कौन से हैं? पहला है पक्षाघ मेघ। तो इसका निर्माण 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। ये पतले होते हैं और बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। ये हमेशा सफ़ेद रंग के होते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? पक्षाघ मेघ कहते हैं। कपासी मेघ, ये रुई के समान दिखाई देते हैं और ये प्राय 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ये छितरे तथा इधर उधर बिखरे देखे जा सकते हैं। ये चपटे आधार वाले होते हैं, इन्हें हम कपासी मेघ कहते हैं। स्त्री मेघ, ये परतदार बादल होते हैं जो कि आकाश में बहुत बड़े भाग में फैले रहते हैं। ये बादल सामान्यतः या तो ऊष्मा के
हांस यानी कमी के कारण या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रित होने से बनते हैं। और नेक्स्ट है वर्षा मेघ। ये काले या गहरे सलेटी रंग के होते हैं। ये मध्य स्तरों या पृथ्वी की सतह के काफ़ी नज़दीक होते हैं या बनते हैं। ये सूर्य की किरणों के लिए अपारदर्शी होते हैं, सूर्य की किरणें नीचे नहीं आने देते। वर्षा मेघ मोटे जलवाष्प की आकृति विहीन संयुक्त होते हैं। नेक्स्ट है कि संघनन के कौन कौन से प्रकार हैं। ओस एवं तुषार के बनने की प्रक्रिया की स्पष्ट व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले है संघनन के प्रकार कौन से हैं। तो वायुमंडल में विद्यमान जलवाष्प होता है, जो वायुमंडल में जलवाष्प होता है का जल के रूप में बदलना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। इस प्रक्रिया के उत्पन्न होने के कई कारण हैं, जो इस तरह से हैं कि जब नमी से भरी वायु किसी पर्वत के सहारे ऊंची उठकर ठंडी हो जाए तो क्या होता है, संघनन होता है। जब वायु निरंतर ऊपर उठकर ठंडी हो जाए तो भी संघनन होता है। और जब ठंडी और गर्म दोनों वायु आपस में मिल जाती हैं तो भी संघनन होता है। तो संघनन होने के 3 कारण बताए गए हैं, यह आपको अच्छे से याद करना है। संघनन कई रूपों में सामने आता है, जैसे ओस, तुषार, कोहरा, कुआसा और बादल। तो हम इनको एक बार समझ लेते हैं। तो ओस किसे कहते हैं, ओस क्या है। तो जब आर्द्रता यानी नमी धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रकों पर संघनित न होकर ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास तथा पौधों की पत्तियों पर पानी की बूंदों के रूप में जमा होती है, पानी की बूंदों के रूप में जमा हो जाती है, तब इसे ओस के नाम से जाना जाता है। आपने इन दिनों में सर्दी के मौसम में देखा होगा कि सुबह सुबह पेड़ पर पानी की बूंदें दिखाई देती हैं, या पार्क जाते हैं तो वहाँ भी आपने देखा होगा, तो उसे ही ओस कहते हैं। कोहरा एवं कुआसा। तो जब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जलवाष्प से भरी हुई संहित वायु अचानक नीचे की ओर गिरती है, तब छोटे छोटे धूल कणों के ऊपर ही संघनन की प्रक्रिया होती है। यह सतह पर या सतह के काफ़ी निकट होती है। कुआसे, तो ये क्या होता है, कोहरा और कुआसा होता है। कुआसा और कोहरे में केवल थोड़ा अंतर होता है। कुआसे में कोहरे की अपेक्षा नमी अधिक होती है। कुआसे में कोहरे की अपेक्षा अधिक आर्द्रता या नमी होती है, यानी कोहरे कुआसे की अपेक्षा अधिक शुष्क होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इसी में आगे कि तुषार से आप क्या समझते हैं कि तुषार किसे कहते हैं। तो यह ठंडी सतहों पर बनता है जब संघनन तापमान के जमाव बिंदु पर या उससे नीचे चले जाने पर होता है। इसके अलावा नमी पानी की बूंदों की बजाय किसमें बदल जाती है, बर्फ के छोटे छोटे रवों के रूप में जमा हो जाती है, तो उसे तुषार कहते हैं। अगला है बादल। बादल पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के छोटे रवों की संहिता से होते हैं, जो कि पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा के जल वाष्प से संघनन के कारण बनते हैं। इसमें पहले भी आपको बताया कि बादल कैसे बनते हैं, उसमें बताया है। अब प्रश्न था कि ओस और तुषार बनने की प्रक्रिया कैसे है, उसे समझाइए। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ओस बनने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले ओस बनने के लिए क्या है, साफ हवा आकाश होना चाहिए, शांत हवा होनी चाहिए, उच्च सापेक्ष आर्द्रता तथा ठंडी एवं लंबी रातें। ये ओस बनने के लिए उपयुक्त अवस्थाएं हैं। यदि पूछा जाए कि ओस बनने के लिए उपयुक्त अवस्थाएं कौन सी हैं, तो आपको बताना है कि साफ आकाश, शांत हवा, उच्च सापेक्षता आर्द्रता यानी नमी और ठंडी और लंबी रातें। गर्मी के मौसम में ओस नहीं गिरती है। ओस बनने के लिए आवश्यक है कि ओसांक जमाव बिंदु के ऊपर हो। और तुषार ठंडी सतहों पर बनता है जब संघनन तापमान के जमाव बिंदु से नीचे, यानी जमाव बिंदु क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड
पर चले जाने पर होता है। उजले तुषार के बनने की सबसे उपयुक्त अवस्था ओस के बनने की अवस्था के समान ही है। केवल हवा का तापमान जमाव बिंदु पर या उससे नीचे होना चाहिए। तो इसके लिए भी क्या है, साफ आकाश होना चाहिए। तुषार के लिए भी शांत हवा चाहिए, उच्च सापेक्षता आर्द्रता होनी चाहिए और ठंडी है, लंबी रातें होती हैं। तो इसके लिए भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा कैसे होती है और यह कितने प्रकार की होती है। तो जब किसी कारणवश जल वाष्प यानी पानी की वाष्प से लदी हुई वायु ऊपर को उठती है तो वह ठंडी हो जाती है और जल वाष्प का संघनन होने लगता है। तो संघनन की वजह से बूंदें बनती हैं। इस प्रकार जल कण पैदा होते हैं और वे वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों पर एकत्रित होकर वायु में ही तैरने लगते हैं। अतः मेघों का निर्माण हो जाता है। मेघ यानी बादल किसी अवरोध से टकराकर पहाड़ या पौधों से अपनी नमी को जल के रूप में पृथ्वी के धरातल पर गिरा देते हैं। इससे जल वर्षा कहते हैं। यह कितने प्रकार की होती है? तो यह होती है 3 प्रकार की। कौन कौन से? तो पहली है संवहनीय वर्षा। इसके बारे में जानते हैं कि संवहनीय वर्षा क्या है। तो संवहनीय वर्षा जब भूतल यानी धरती पर बहुत गर्म हो जाता है तो उसके साथ लगने वाली वायु को भी गर्म हो जाती है, वो भी गर्म हो जाती है। वायु गर्म होने पर फैलती है और हल्की वायु ऊपर को उठने लगती है और संवहनीय धाराओं का निर्माण होता है। ऊपर जाकर यह वायु ठंडी हो जाती है और इसमें उपस्थित जल वाष्प का संघनन होने लगता है। संघनन से कपासी मेघ बनते हैं जिससे घनघोर वर्षा होती है, बहुत भयंकर वर्षा होती है। इसे ही हम संवहनीय वर्षा कहते हैं या इसके नाम से जानते हैं। दूसरा है पर्वतकृत वर्षा। पर्वतकृत वर्षा तो जब जलवाष्प में से लदी हुई गर्म वायु को किसी पर्वत या पठार के ढलान के साथ ऊपर चढ़ना पड़ता है तो यह वायु ठंडी हो जाती है। ठंडी होने से यह संतृप्त हो जाती है और ऊपर चढ़ने से जलवाष्प का संघनन होने लगता है, मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ पाती है और संघनन होने लगता है जिससे वर्षा होती है। इसे पर्वतकृत वर्षा के नाम से जाना जाता है या पर्वतकृत वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट है चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा है कि चक्रवातों के द्वारा होने वाली वर्षा को ही चक्रवाती अथवा वाताग्री वर्षा के नाम से जाना जाता है। यदि चक्रवाती या वाताग्री पूछा जाए तो दोनों एक ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के वर्षण वितरण के प्रमुख लक्षणों की व्याख्या कीजिए या स्पष्ट कीजिए, लक्षणों को स्पष्ट कीजिए। तो ये विश्व में वितरण क्या है? तो एक साल में वर्षा की कुल मात्रा के आधार पर विश्व में जो भिन्नता देखने को मिलती है वो इस तरह से है क्या कि विश्व के तटीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतरी भागों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। दूसरा है सामान्य तौर पर जब हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है, यानी ध्रुवों पर वर्षा कम होती है। और तीसरा है कि विश्व के स्थलीय भागों में मैदानी भागों की अपेक्षा महासागरों के ऊपर वर्षा अधिक होती है। अब वार्षिक वर्षण के कुल मात्रा के आधार पर विश्व की मुख्य वर्षण प्रकृति की को निम्नलिखित रूपों में भी पहचाना जाता है। ये कैसे? यह हम देखते हैं कि विषुवतीय पट्टी शीतोष्ण प्रदेशों के पश्चिमी तटीय किनारों के पास में, पर्वतों के वायु की ढाल पर तथा मानसून वाले क्षेत्रों के तटीय भागों में वर्षा बहुत अधिक होती है, जो प्रतिवर्ष कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर से ऊपर होती है, अधिक होती है। महाद्वीपों के आंतरिक भागों में प्रतिवर्ष वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। दूसरा है कि महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा मध्यम प्रकार की होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है, नहीं कम होती है। तीसरा है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के
केंद्रीय तथा शीतोष्ण क्षेत्रों के पूर्वी एवं भीतरी भागों में वर्षा की मात्रा 50 से 100 सेंटीमीटर प्रति वर्ष तक होती है और महाद्वीपों के भीतर भाग में वृष्टि छाया क्षेत्रों में पड़ने वाले भाग तथा ऊंचे अक्षांश वाले क्षेत्रों में प्रति वर्ष 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंचाई के साथ जल वाष्प की मात्रा तेजी से क्यों घटती है। इसका उत्तर है कि ऊंचाई के साथ जल वाष्प की मात्रा तेजी से घटती है क्योंकि वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा वाष्पीकरण एवं संघनन से क्रमशः घटती और बढ़ती है। तो वाष्पीकरण होता है जल वाष्प, वाष्पीकरण से क्या है घटती है और संघनन से बढ़ती है। आर्द्रता हवा में मौजूद जल वाष्प को कहते हैं, जो पहले भी आपको बताया था। हवा के प्रति इकाई आयतन के विद्यमान जल वाष्प को ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। हवा के माध्यम से जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता पूरी तरह से तापमान पर निर्भर कर होती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान घटता है, सभी जानते हैं इस चीज को। अर्थात 165 मीटर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है। इसलिए ऊंचाई बढ़ने के साथ ही साथ तापमान घटने पर जल वाष्प की मात्रा भी घटती जाती है। तो इस तरह से जो ये क्वेश्चन आंसर हैं ये आपको समझ में आए होंगे और आपको पसंद आएंगे, ऐसी मुझे आशा है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को बटन को दबाएं, जिससे आपको इस तरह के इम्पोर्टेंट और उपयोगी वीडियो मिलते रहें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए नाइस डे।